हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है सेकंड यूनिट का म्यूचुअल फंड। हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है और सेकंड यूनिट में क्रेडिट रेटिंग भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो जो सेकंड यूनिट में सेकंड टॉपिक बचता है वो है म्यूचुअल फंड का। और म्यूचुअल फंड आपने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है काफ़ी डिटेल के अंदर। दो वर्ड है इसके अंदर, म्यूचुअल एंड फंड, यानी कि वो फंड जो म्यूचुअल तौर पर इकट्ठा किया जाए, मिलकर इकट्ठा किया जाए, ऐसे फंड को हम म्यूचुअल फंड कहेंगे। म्यूचुअल फंड को अगर हम डिफ़ाइन करें एज़ पर द इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द यूएस, अमेरिका की एक कंपनी है, और इन्होंने म्यूचुअल फंड बुक के अंदर जिस तरीके से म्यूचुअल फंड को डिफ़ाइन किया, दैट इट इज़ अ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। कि म्यूचुअल फंड क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा, दैट रिसीव मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स, इन्वेस्ट इट, earns and return on it, attempt to make it grow, and agrees to pay the shareholder cash on demand for the current value of his investment। यानी कि म्यूचुअल फंड वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शेयर होल्डर को ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि वो उनके पैसे को इन्वेस्ट करे, उस पर कमाए, इन्वेस्टर्स को वापस दे और उसमें ग्रोथ करने का अटेम्प्ट करे, ग्रो करने के लिए वो काम करे, और शेयर होल्डर को जैसे ही डिमांड होती है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको पे करे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम म्यूचुअल फंड कहेंगे। सेबी की अगर हम बात करें कि सेबी ने इसको कैसे डिफ़ाइन किया, 1996 में जो इन्होंने अमेंडमेंट जो इन्होंने एक्ट बनाया और जिसको बाद में 2008 में अमेंड किया गया, उसमें म्यूचुअल फंड को कहा गया इट इज़ अ फंड इस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। ट्रस्ट क्यों? क्योंकि कुछ लोग मिलकर ट्रस्टी के तौर पर मिलकर इस फंड को बनाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं और फिर म्यूचुअल फंड के तौर पर काम करना शुरू करते हैं। टू रेज मनी थ्रू द सेल ऑफ यूनिट टू द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक, या तो वो पूरे के पूरे अपने म्यूचुअल फंड को पब्लिक से इकट्ठा कर सकती है या कुछ सेक्शन पब्लिक से इकट्ठा कर सकती है, अंडर वन और मोर स्कीम फॉर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और गोल्ड और रियल एस्टेट। इनका काम ये होता है कि ये अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, या कुछ पार्ट तो ज़रूर लोगों से इकट्ठा करते हैं, और फिर इस पैसे को ये इन्वेस्ट कर देते हैं या तो सिक्योरिटी में, या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में, या गोल्ड में, या फिर रियल एस्टेट में। सो म्यूचुअल फंड इज़ अ फंड विच इज़ क्रिएटेड बाय द पीपल ऑन अ म्यूचुअल ट्रस्ट। तो एक ट्रस्ट के तौर पर काम करता है। इट वर्क अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ सेबी एंड it try to give the maximum return on the investment which is submitted by the public। अगर हम कंसेप्ट की बात करें म्यूचुअल फंड का, तो जो म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट है वो इंडियन कैपिटल मार्केट में बहुत लेट आया। इंडियन कैपिटल मार्केट में ये एक रिसेंट कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम इसकी स्टार्टिंग देखें तो बेल्जियम में सबसे पहले इसका म्यूचुअल फंड का जिक्र होता है, और एक सोसाइटी बनी, सोसाइटी जनरल दी बेल्जिक्यू, और जिसको 1822 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसका काम ये था कि नेशनल इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन जो रिस्क है इसके साथ बहुत ज़्यादा हाईली एसोसिएटेड था। उसके बाद इंग्लैंड के अंदर फॉरेन एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट ट्रस्ट बनाया गया 1868 के अंदर, ताकि इन्वेस्टर्स का जो रिस्क है उसको लार्ज नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अलग अलग टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यूएसए के अंदर बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के अंदर 1924 के अंदर म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट आया, और पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर जो म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट है वो यूएसए के अंदर जनरली एक्सेप्टेड हो गया, मतलब ज़्यादातर लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 1964 के अंदर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को जब इस्टेब्लिश किया गया, जो कि एक यूके बेस्ड ट्रस्ट कंपनी थी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया शुरू होने के साथ, क्योंकि सबसे पहले यूटीआई ने ही म्यूचुअल फ़ंड की स्कीम को ओपन किया, तो यूटीआई के साथ इंडिया के अंदर फर्स्ट म्यूचुअल फ़ंड को स्टार्ट किया गया। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मनी फ़ंड, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और म्यूचुअल फ़ंड, इन सारे टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। जैसे अमेरिकन लिटरेचर के अंदर आपको ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो इंटरचेंजेबली, मतलब म्यूचुअल फ़ंड कह दें या मनी फ़ंड कह दें या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कह दें या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी कह दें, इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर हम टाइप्स की बात करें कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने हैं, तो दे आर क्लासिफाइड इन द 6 मैनर्स। ओनरशिप के हिसाब से म्यूचुअल फंड, स्कीम और ऑपरेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, या अलग इसके और बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। तो अगर हम ओनरशिप की बात करें तो दो तरीके से म्यूचुअल फंड को डिफाइन किया जा सकता है, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड एंड प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड। पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड की बात करें तो सबसे पहले यूटीआई के अंदर इसको शुरू किया गया 1963-64 के अंदर, और उसके बाद 1987 में एसबीआई ने म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट स्टार्ट किया। आफ्टर द 23 ईयर्स ऑफ यूटीआई, स्टेट बैंक ने म्यूचुअल फंड को एक्सेप्ट किया। अगर हम अब देखें करंट के अंदर, तो करंट के अंदर एसबीआई म्यूचुअल फंड के बाद बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के कमर्शियल बैंक है जिन्होंने म्यूचुअल फंड को स्टार्टिंग कर दिया 1987 के बाद से। जैसे इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड है, कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड है, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड है, पीएनबी म्यूचुअल फंड है, जीआईसी म्यूचुअल फंड है, एलआईसी म्यूचुअल फंड है। तो बहुत सारे अलग अलग पब्लिक सेक्टर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने म्यूचुअल फंड को अडॉप्ट किया। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर म्यूचुअल फंड इंडियन कैपिटल मार्केट में अच्छी ग्रोथ पर काम कर रहा है। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया आफ्टर 1992, 14 फेब 1992 के अंदर प्राइवेट सेक्टर को म्यूचुअल फंड में काम करने के लिए अलाउ किया गया। बट ऑब्वियस इनको सेबी की गाइडलाइंस और परमिशन और रजिस्ट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा। जो जितनी भी गाइडलाइंस 1996 की सेबी की दी हुई हैं, उन सारी गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए ये प्राइवेट सेक्टर भी म्यूचुअल फंड के अंदर काम कर सकता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ ऑपरेशन देखें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वन इज ओपन एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड स्कीम एंड इंटरवल स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब जिसमें इन्वेस्टर कभी भी किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बिना अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी उसको रिडीम कर सकते हैं। तो इसे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कहा जाएगा। जिसके अंदर डेट बाउंडेशन नहीं हो उसको हम ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कहेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यूटीआई, यूलिप, धन रक्षा, धनवंतरी ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड, ये इसके कुछ एक एग्जांपल हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको बेटर लिक्विडिटी मिलती है, उसको जब चाहिए वो अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकता है और कभी भी लिक्विडिटी यानी कि कैश को प्राप्त कर सकता है, यूज़ कर सकता है। सेकेंड है क्लोज एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड स्कीम वो स्कीम होती है जिसके अंदर टाइम ड्यूरेशन होता है, मैच्योरिटी टाइम जिसके अंदर स्पेसिफाइड होता है, ऐसी स्कीम को हम क्लोज एंडेड स्कीम कहेंगे। ओपन एंडेड स्कीम की तरह क्लोज एंडेड स्कीम के अंदर इन्वेस्टर कभी भी रिडीम नहीं कर सकता है, कभी भी परचेज नहीं कर सकता है। उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस स्पेसिफिक टाइम में उसको म्यूचुअल फंड को ख़रीदना होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, और फिर 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6-10 साल के बाद, जितने भी सालों के लिए उसने म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट किया है उसके बाद ही वो अपने म्यूचुअल फंड से पैसे को रिडीम करा सकता है। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है। ओपन एंडेड की तरह इसमें कभी भी सेल परचेज नहीं किया जा सकता, इन्वेस्ट और रिडम्पशन नहीं किया जा सकता है। ज़्यादातर जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं वो काम करती हैं सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ के अंदर या सेकेंडरी मार्केट के अंदर। जो स्टॉक एक्सचेंज होती है उनके अंदर जो लिस्टेड होती हैं कंपनीज, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ये काम करती हैं। इसके भी अगर एग्जांपल देखें तो धनश्री और धन समृद्धि एलआईसी म्यूचुअल फंड, कैनश्री ऑफ कैनरा बैंक, इंडियन ज्योति एंड स्वर्ण ज्योति ऑफ इंडियन बैंक, ये कुछ एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इंटरवल स्कीम की बात करें तो इंटरवल स्कीम के अंदर ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों ही क्वालिटीज़ होती है, दोनों ही फंड्स की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों स्कीम का इसमें फ़ायदा मिलेगा। और ये सेबी ने अभी कुछ रिसेंटली ईयर्स के अंदर ही इसको अलाउ किया है। इस स्कीम में कुछ टाइम पीरियड तक आपको रखना होता है, उसके बाद जो इन्वेस्टर है वो अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करा सकता है, कभी भी उससे पैसा इन कैश करवा सकता है। तो जो हमारा इंटरवल स्कीम फंड है उसके अंदर ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो की पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग हम म्यूचुअल फंड को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आता है इनकम फंड। इनकम फंड वो फंड होता है जो
मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करता है। या अगर आपको डेली बेसिस के ऊपर इनकम चाहिए, मंथली बेसिस पर इनकम चाहिए, तो इनकम फंड हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें रेगुलर बेसिस के तौर पर इनकम हमें मिलेगी। ये जो इनकम फंड होती है इसके अंदर दो तरीके की इनकम फंड होती है। एक जो बिल्कुल लो रिस्क को कंसंट्रेट करती हैं, जिसके अंदर रिस्क बिल्कुल कम होता है, और दूसरा मैक्सिमम रिटर्न को जो कंसिडर करते हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न के ऊपर अगर आप जाएंगे तो रिस्क के साथ आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। तो दो टाइप के हो सकते हैं। जो रेगुलर इनकम यील्ड करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये इनकम फंड बनाया गया है। उसके बाद आता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड के अंदर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, और इसके अंदर आप अपने पैसे को तुरंत की तुरंत रिडीम नहीं कर सकते हैं, या आपको मंथली बेसिस के ऊपर या रेगुलर बेसिस के ऊपर इनकम नहीं मिलेगा। इनको नेस्ट एग या लॉन्ग हॉल्ड भी कहा जाता है। इनको लॉन्ग हॉल्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो कुछ टाइम के लिए, जो हमारा क्लोज एंडेड स्कीम है, कुछ टाइम के लिए आपको पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, और उसके बाद आपकी इनकम जनरेशन शुरू हो जाएगी। इसके बाद आता है बैलेंस्ड और कंजर्वेटिव फंड। बैलेंस्ड और कंजर्वेटिव फंड का मतलब आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे को दोनों जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन द इक्विटी एज वेल एज इन द डिबेंचर्स। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर या इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, दोनों के अंदर ही इसको इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसीलिए इसको बैलेंस्ड या कंजर्वेटिव मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ फंडिंग कहा जाता है। इसके बाद आता है स्टॉक इक्विटी फंड। स्टॉक इक्विटी फंड नाम से ही पता चल रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल, इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी पैसा आएगा उस पूरे पैसे का इस्तेमाल हम इक्विटी के अंदर, स्टॉक के अंदर या इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अदर देन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डिबेंचर के लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक स्पेसिफिक टाइप की बात करें तो इंडेक्स फंडिंग, जो अभी हम पढ़ें भी ये आगे, इंडेक्स फंड के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जितने भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, टॉप लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर ही म्यूचुअल फंड को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको इंडेक्स फंडिंग कहा जाता है, या नेवर बीट मार्केट फंडिंग भी कहा जाता है। इसके बाद आता है बॉन्ड फंड। जिस तरीके से सारा का सारा पैसा सिर्फ इक्विटी में इस्तेमाल करेंगे हम, उसी तरीके से बॉन्ड फंड के अंदर सारे के सारे पैसे को इस्तेमाल किया जाता है इन द बॉन्ड्स। और जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलर इनकम देता है, फिक्स्ड इनकम देता है, और जो बॉन्ड्स होते हैं वो कभी कभी अपनी फेस वैल्यू से कम रेट पर भी अवेलेबल होते हैं इन द मार्केट, जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। तो बॉन्ड फंडिंग के अंदर सारा पैसा किस में इस्तेमाल किया जाता है? इन द बॉन्ड। इसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड फंड। अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटी के अंदर फंड को इस्तेमाल करेंगे या पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटी के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको हम स्पेशलाइज्ड फंड कहेंगे। तो उसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड फंड। जो स्पेशलाइज्ड फंड का मतलब जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटी के अंदर आप जब इन्वेस्ट करेंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर जब आप इन्वेस्ट करेंगे, पर्टिकुलर कंपनी के अंदर या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जब हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, तो उसको स्पेशलाइज्ड फंड कहा जाएगा। देन लिवरेज फंड। लिवरेज फंड का मतलब होता है कि अगर हमारे पैसे को बोरोड फंड के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो उसको लिवरेज फंड कहेंगे। बॉन्ड्स के अंदर या डिबेंचर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाए या फिर लोन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए तो उसको लिवरेज्ड फंड कहा जाएगा। लिवरेज फंड में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है। हालांकि रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड होता है कि पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब आप हायर इंश्योर्ड प्रॉफिट वाले बॉन्ड के अंदर या लिवरेज्ड के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमम करने का काम करता है। देन टैक्सेशन फंड। ये वो फंड्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव टैक्स पे इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव पूरा करना, टैक्स पे इन्वेस्टर्स को पूरा करना होता है। जैसे हमें टैक्स में कंसेशन चाहिए तो हम टैक्सेशन फ़ंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सारी की सारी वही सिक्योरिटीज़ होती हैं जो आपको टैक्स में रिबेट दिला सकती है या गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टैक्स में कंसेशन मिल सकता है। इंडेक्स फंडिंग, हम इसको पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि इंडेक्स फंडिंग वो फंडिंग होता है जो बीएसई या एनएससी, जो टॉप 50 जो हमारे इंडेक्स में कंपनीज होती हैं, जब हम सिर्फ उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसको इंडेक्स फंडिंग कहा जाता है। देन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। अगर हम अपने म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल सिर्फ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही करते हैं तो उसको मनी मार्केट म्यूचुअल फंड कहा जाता है।
और हमें पता ही है कि मनी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है, 1 साल से कम के इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर होते हैं। तो जो आपका म्यूचुअल फंड है वो भी 1 साल से कम का होगा, 1 साल से कम में आप उसको रिडीम करा सकते हैं। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में ही हम इस्तेमाल करेंगे और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसमें इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अगर हम लोकेशन की बात करें तो 2 तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, डोमेस्टिक फंड, ऑफशोर फंड। डोमेस्टिक फंड का मतलब सिर्फ विद इन द कंट्री अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको डोमेस्टिक फंड कहा जाएगा। ऑफशोर का मतलब अगर हम अदर देन आर कंट्री बाहर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पैसे को इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो उसको ऑफशोर फंड कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन म्यूचुअल फंडिंग, इसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 3 तरीके से हम इसको बांट सकते हैं, लार्ज कैप, मीडियम कैप एंड स्मॉल कैप। जो हमारा BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है 85% लार्ज कैप के लिए है, 15% मीडियम कैप के लिए है और 5% जो है वो स्मॉल कैप के लिए है। तो जब हमारी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन हो कि कितना परसेंट हमें लार्ज स्केल में करना है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल कैप इन तीनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको बताया था कि कैपिटल का क्या इसके अंदर डिफरेंस रहता है। तो जब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट कैप्स हैं, तो हम उसको कहेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन म्यूचुअल फंड। अब ये चार्ट है आपकी बुक के अंदर, इस चार्ट में म्यूचुअल फंड को डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो मार्केट बेस्ड, इक्विटी, बैलेंस्ड, डेब्ट, ग्रोथ फंड, इनकम फंड, इंडेक्स फंडिंग एंड अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। अदर देन अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो कुछ एक फंड्स है, लोन फंड, नॉन लोन फंड, हब एंड स्पोक फंड। ये वो फंड्स होते हैं जिसके अंदर मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कि आप सिर्फ लोन फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदर देन लोन फंड इस्तेमाल नहीं करेंगे या नॉन लोन फंड इस्तेमाल करेंगे। तो इनको हम कुछ अदर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर रख सकते हैं। जनरली तो ये जैसे हमने स्पेशलाइज्ड फंड पढ़ा तो उसके अंदर ही हम इसको कवर अप कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसकी मीनिंग को पढ़ लेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या हैं, इसको यहाँ तक पढ़ लें। एंड आई हैव रिसीव्ड ऑलमोस्ट असाइनमेंट ऑफ द क्लास, लगभग सारे बच्चों की मेरे पास असाइनमेंट आ गए हैं। और अब मैं आज जो मुझे भेज देगा असाइनमेंट, सिर्फ मैं उनके असाइनमेंट ही लूँगी, उसके बाद मैं वो ग्रुप की सेटिंग को चेंज कर दूँगी। तो आप मुझे असाइनमेंट आज की डेट में ही भेजें। आज भी वैसे मैंने एक्सटेंड कर दिया, एक दिन मैंने 2 दिन के अंदर आपको भेजने के लिए कहा था, तो आज की डेट में आप उसको असाइनमेंट को भेज दीजिए। आप असाइनमेंट जो भेज रहे हैं उनके वैसे मैंने देख लिया है, लगभग बच्चों ने अपने नाम और रोल नंबर उसके साथ लिखे हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने अपना नाम रोल नंबर नहीं डाला है तो आप मुझे दोबारा से असाइनमेंट के साथ नाम और रोल नंबर उसके अंदर शेयर कर सकते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं असाइनमेंट को कंसिडर करूँगी जो असाइनमेंट ग्रुप के अंदर भेजे गए हैं। अगर आपने मुझे मैनेजमेंट वाले ग्रुप के अंदर, जो हमारा मेन ग्रुप है, उसके अंदर असाइनमेंट भेजा है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि सारे के सारे असाइनमेंट एक ही जगह मिल जाए मुझे, इसीलिए वो दूसरा ग्रुप बनाया गया है। तो जिन बच्चों ने मुझे दूसरे वाले ग्रुप में भेज दिया, मेन ग्रुप में अगर भेजा है तो वो भी उसको चेंज कर ले और चेंज करके मुझे सिर्फ दूसरे वाले ग्रुप के अंदर ही, असाइनमेंट वाले ग्रुप के अंदर ही अपने असाइनमेंट्स को सेंड करें।